नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम एनसीईआरटी बुक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें क्लास 9 से फिर आगे क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 इन सारे क्लासेस की बुक्स एनसीईआरटी ज्योग्राफी की के हर एक चैप्टर को हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 1 इंडिया के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके कुछ हाइलाइट्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते रहे हैं। हमेशा जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उसमें देखेंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है, तो ये ज़रूरी है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो। तो आज क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट के कुछ हाइलाइट्स जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एनसीईआरटी में है चैप्टर 1 में दिया हुआ है वो इंडिया के बारे में दिया हुआ है। उसका लोकेशन, उसकी साइज, इंडिया के नेबर और इंडिया का वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, क्या स्थान है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि इंडिया किस हेमिस्फेयर में आता है। तो इंडिया जो है वो इंटायरली आपका नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा अर्थ हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया जो है वो इंटायरली नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। यहाँ से इक्वेटर होकर नहीं गुजरती है। अगर इक्वेटर होकर गुजरती तो इसका कुछ पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर में भी आता। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। अब इसके लोकेशन की बात है। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है तो इसका जो भी डिग्री और मिनट्स होंगे वो हमेशा नॉर्थ में ही आएंगे। तो इंडिया का जो लोकेशन है हम यहाँ देखते हैं वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और इसका लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन जो है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि ये इंटायरली नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को, भारत को दो इक्वल पार्ट्स में, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से जाती है, इस मैप में हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ से जा रही है, इस तरीके से जा रही है कि इंडिया को ये ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और ये इंडिया को दो बराबर के, लगभग बराबर के हिस्सों में डिवाइड करती है। उसके बाद आता है कि इंडिया का साइज क्या है। तो इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल लैंड एरिया जो है इंडिया का वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑफ ज्योग्राफिकल लैंड ऑक्यूपाई करता है। 2.4% जो पूरा भूभाग है विश्व का वो इंडिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, जैसे कि विश्व को अगर हम 100% में देखते हैं तो इसका 2.4% कौन ऑक्यूपाई करता है, इंडिया ऑक्यूपाई करता है, भारत ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और जैसा कि आप तो जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया क्या है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है, भूभाग के हिसाब से ये 7वां सबसे बड़ा देश है। आगे क्या हम चैप्टर में देख रहे हैं कि इसका जो टोटल आपका लैंड बाउंड्री है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। इसकी जो बाउंड्री है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है। और जो इसका टोटल कोस्ट लाइन है, जो ऐसा भाग, ऐसा बाउंड्री जो सी या ओशन को टच करता है वो कितना है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, जो हमारे दो इंपॉर्टेंट द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ये सारे को मिला करके जो टोटल कोस्ट लाइन है, तटीय बाउंड्री जो है हमारी, वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर, और कोस्ट लाइन जो है वो हमारा 7,7516.6 किलोमीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, जो फैक्ट्स है आपको याद रखना है, जो इसका लोकेशन है
कहाँ पे ये लाई करता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो भारत का पूर्वीय राज्य है, जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है और जो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, जो पूर्वीय राज्य है और जो पश्चिमी राज्य है, उसमें 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में। ये क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है। ठीक है, हमारे इंडिया का स्ट्रेच एक्सटेंट क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ईस्टर्न में कहाँ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो इसके कारण क्या होता है कि जो ईस्टर्न एंड पॉइंट है और वेस्टर्न एंड पॉइंट है, उसके बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस है। लेकिन टाइम को मेंटेन करने के लिए, ताकि पूरे देश का एक ही टाइम सिस्टम रहे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिया गया है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिया गया है। ठीक है, ये क्यों लिया गया है? क्योंकि हमारे पूरे भारत देश का, पूरी कंट्री में हम अगर कहीं भी जाएं तो टाइम हमें सेम ही पता चले। और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही क्यों लिया गया है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ऑलमोस्ट बराबर के भाग में डिवाइड करता है, इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिया गया है। तो जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारा लिया गया है मिर्ज़ापुर यूपी से, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है उसको। ठीक है, अब एक और फाइंड आउट वाला बॉक्स है, उसमें क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी में हमें जो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट है, जो दिन और रात का ड्यूरेशन है, समय है, वो हमें कन्याकुमारी में नहीं पता चलता है, जबकि जब हम कश्मीर जाते हैं, कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो हमें दिन की लंबाई और रात की लंबाई का डिफरेंस पता चलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है इक्वेटर। इक्वेटर, जैसे कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाएंगे, वैसे वैसे दिन लंबी रात छोटी, या फिर रात लंबी दिन छोटी होती चली जाती है। वो डिपेंड करता है सीजन के हिसाब से, किस सीजन में। लेकिन ऐसा इक्वेटर के पास नहीं है। इक्वेटर के पास हम देखेंगे कि दिन और रात बराबर होता है, जितने ड्यूरेशन का दिन होता है उतने ही ड्यूरेशन का रात होता है। तो कन्याकुमारी इक्वेटर के पास है। कन्याकुमारी कहाँ लाई करता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे लाई करता है। तो वो क्या है, इक्वेटर के पास है, तो वहाँ ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जो दिन और रात का ड्यूरेशन है, समय है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो वो पता नहीं चलता है। लेकिन जब हम आगे जाते हैं नॉर्थ की तरफ, कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता जाता है, या तो दिन लंबा और रातें छोटी होती हैं, या दिन छोटा और रातें लंबी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। ठीक है, गर्मियों में क्या होगा, दिन लंबा होगा और रातें छोटी होंगी, और सर्दियों में क्या होगा, रातें लंबी होंगी और दिन छोटा होगा। और ये वहाँ पे पता चलता है, लेकिन ये हमें कन्याकुमारी में पता नहीं चलता है। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। तो जो हमारा डेक्कन पेनिनसुला, ये जो ट्रायंगुलर शेप का जो हमारा भारत नजर आता है, वो क्या है, हमारा डेक्कन पेनिनसुला है। और यहाँ से जो सारे सी रूट्स हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, यूरोप, ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया को कनेक्ट करते हैं। ईस्ट एशिया में कहाँ कहाँ, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ब्रूनेई, ये सारे को कनेक्ट करते हैं। और वेस्ट एशिया में भी हमारा जो डिफरेंट कंट्रीज है उसको कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, और भी अफ्रीकन कंट्रीज को वाटर रूट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है कि जो इंडियन ओशन है, कोई एक ऐसा सिंगल ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है। इंडियन ओशन का नाम किस कंट्री के नाम पे, इंडिया पे है। और भी कोई ओशन, जैसे पैसिफिक हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इन सारे ओशंस का नाम किसी भी कंट्री के नाम पे नहीं है, बस एक इंडियन ओशन ही है जिसका नाम हमारे देश भारत पे, इंडिया पे दिया गया है। ये क्यों है? क्योंकि इसका जो बहुत सारा भूभाग है, ऑलमोस्ट सारा भूभाग जो है वो तटीय भूभाग नहीं, तटीय भाग जो है हमारा, वो इंडियन ओशन में लाई करता है। इसका जो कोस्ट लाइन है वो इंडियन ओशन में लाई करता है। ठीक है, और इसमें एक डू यू नो के कुछ पॉइंट्स हैं। उसमें एक दिया हुआ है कि जो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल बनने से पहले
जो हमें वाटर रूट का जो पाथ फॉलो करना पड़ता था वो 7,000 किलोमीटर ज्यादा पड़ता था, जो कि स्वेज कैनाल बनने से कम हो गया है। स्वेज कैनाल बनने से 7,000 किलोमीटर यूरोप ट्रैवल करने का डिस्टेंस कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें दिया हुआ है बुक में, जो हमारे चैप्टर में मेंशन है, वो कि जो हमारा लैंड रूट है वो काफी पुराना रहा है, मैरीटाइम रूट से भी काफी पुराना रहा है, वाटर रूट से भी काफी पुराना हमारा लैंड रूट रहा है। ये किसमें मेंशन है? ये उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, ये सारे के जो आइडियाज हैं वो इसी लैंड रूट के थ्रू ट्रैवल किए हैं। और ये लैंड रूट कहाँ से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करता था? जो हमारा माउंटेन्स है, फोल्डेड माउंटेन्स है, उसमें जो पैसेज है, दर्रा जो हमारा है, तो उसके थ्रू लोग यहाँ से वहाँ जाते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और डिफरेंट आइडियाज जो कि पंचतंत्र में है, रामायण में है, हमारे उपनिषद में है, और डेसिमल सिस्टम जो कि भारत ने दिया है, और बहुत सारे इंडियन न्यूमरल्स वो पूरे विश्व में इसी पैसेजेस के थ्रू, इन्हीं दर्राओं के थ्रू पास हुए हैं दूसरे जगह पे। और जो इंडिया का है वो दूसरे कंट्रीज से रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए भी रहा है क्योंकि जो दूसरे देश वाले थे, इंडिया में स्पाइसेस, इंडिया की जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो बहुत फेमस है। तो इंडिया के स्पाइसेस, मसलिन के क्लोथ्स, मसलिन मतलब मलमल के कपड़े, उन सारी चीजों ने अट्रैक्ट किया है दूसरे कंट्रीज के, दूसरे जगहों के, दूसरे डायनेस्टीज के लोगों को, और वही लोग आकर के हमारे भारत से मसाले, मसलिन्स और ये सारी चीजें ले गए हैं। और उनका एविडेंस किससे मिलता है? जो हमारे देश में कंस्ट्रक्टेड है मॉन्यूमेंट्स, जो हम जब आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जब हम मॉन्यूमेंट्स देखेंगे तो उसमें क्या देखते हैं? डोम शेप्ड है, मीनार बनी हुई है। तो ये सब क्या है? ये इंडिया का अपना आर्किटेक्चर नहीं है, ये दूसरे लोग जब आए, दूसरे रूलर जब आए, दूसरे कंट्री से या दूसरे जगहों से जब लोग आए तो उन्होंने अपना भी कुछ कंट्रीब्यूट किया और यहाँ पे डोम्स बनाए, जो डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बनाए, उसमें हम डोम और मीनार का एविडेंस देखते हैं। उसी से पता चलता है कि इंडिया का जो रिलेशनशिप रहा है दूसरे कंट्रीज के साथ भी रहा है, और यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ के कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर के, यहाँ के और भी डिफरेंट रिसोर्सेज से इन्फ्लुएंस होकर के। ठीक है, उसके बाद इस मैप में हम जब देखते हैं तो हमारा ये लैंड रूट, सी रूट और एयर रूट दिखाया गया है। ये जो रेड मार्क्ड है, रेड टिक मार्क्ड है, ये क्या है? ये हमारा एयर रूट है, और ये डॉट डॉट जो ब्लू लाइंस है, ये क्या है? हमारा सी रूट्स है। तो ये आप देखेंगे कि जो डिफरेंट पोर्ट्स है, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, इन सारे जगहों से कितनी ज्यादा कनेक्टिविटी दूसरे जगहों पे भी रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया के नेबर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इस बुक में, जो एनसीईआरटी का पुराना बुक है, उसमें तो दिया हुआ है कि 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अभी कुछ अमेंडमेंट हुआ है और उसके बाद हमारे देश में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था उसको भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों को जो अलग अलग थे पहले, इनको मर्ज करके एक बना दिया गया है, और एक नया यूनियन टेरिटरी आया है। कौन सा? लद्दाख। तो हमारे 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो नए तरीके से आए हैं। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख, और तीसरा दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, और जम्मू कश्मीर स्टेट्स के लिस्ट से हट करके कहाँ आ गया है? यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट में आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंडिया अपना जो लैंड बाउंड्रीज है वो किनके साथ शेयर करता है? तो नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ शेयर करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। नॉर्थ में किसके साथ शेयर करता है? चाइना तिब्बत एरिया, नेपाल एंड भूटान के साथ। ईस्ट में किसके साथ शेयर करता है? म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक है,
और जो दो इसके आइलैंड कंट्रीज हैं, जो दो आइलैंड कंट्री कनेक्टेड हैं, नेबर हैं हमारे देश से, वो कौन कौन से हैं? वो है श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, ये बाई लैंड कनेक्टेड नहीं है, ये बाई ओशन सी कनेक्टेड है। ठीक है, जब हम समुद्र में देखते हैं तो हमारे दो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, तो श्रीलंका और इंडिया को कौन सा स्ट्रेट कनेक्ट करता है? पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट है वो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है, और गल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं पे है, आगे हम मैप में देखेंगे। फिर जो मालदीव आइलैंड है वो कहाँ पे है? हमारा साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, जो लक्षद्वीप आइलैंड का दक्षिणी क्षेत्र है वहीं पे हमारा मालदीव आइलैंड भी है। ये इस मैप में हम देखेंगे तो नजर आएगा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये लक्षद्वीप है और इसके साउथ में हमारा मालदीव्स है, और ये श्रीलंका है, और ये जो भाग है ये इंडिया से कनेक्टेड है, इसी को हम पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार भी यहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। बाकी जो भी कंट्रीज हैं ये हम जब देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है? अफगानिस्तान है, यहाँ पे उसकी बाउंड्री लाई करती है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इसकी बाउंड्री लाई करती है। नॉर्थ में कौन कौन सा है? चाइना, नेपाल और भूटान है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ है? म्यांमार और बांग्लादेश है। ठीक है, तो हमारे टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा सब कुछ। उसके बाद एक और डू यू नो है, उसमें दिया हुआ है कि जो 1947 है, जब हमें आज़ादी मिली थी, ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी, बिफोर 1947 इंडिया दो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड था, एक प्रोविंस में और एक प्रिंसली स्टेट्स में। तो जो प्रोविंसेस थे वो ब्रिटिश के ऑफिसर्स के द्वारा ही, जो अंग्रेज थे उनके ही ऑफिसर्स के द्वारा रूल किया जाता था, और उनके ऑफिसर्स को कौन से पोजीशन, जैसे वाइसरॉय हो गए, ये सारे उस प्रोविंस को रूल करते थे। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो किसके द्वारा रूल किया जाता था? वो हेरिडेटरी रूलर्स, या फिर जो राजा होते थे, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सेम फैमिली के जो लोग होते थे वो प्रिंसली स्टेट्स को रूल करते थे। और वो क्यों रूल करते थे? क्योंकि वो अपनी सोवेरेनिटी, वो सोवेरेनिटी अपना ब्रिटिशर्स को डेडिकेट करते थे। वो ओथ लेते थे कि वो सोवरेन कंट्रीज रहेंगे वो ब्रिटिशर्स के, इसीलिए वो रूल करते थे। बट आफ्टर 1947 ये चेंज हुआ, और जो सारे राज्य थे, जो भी प्रोविंसेस थे, जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, धीरे धीरे मर्ज करके एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बना, जिसे हम इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। ठीक है, तो यहीं तक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी पॉइंट बाई पॉइंट आप पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़िए, और मेरे इस वीडियो से आई होप सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले और भी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगी, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो। इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए।